नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक है की टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी। दोस्तों, टेली प्राइम में जीएसटी की एंट्री करने से पहले हमें कुछ शब्दों के बारे में समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं शब्दों के बारे में जानेंगे, इनके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, आइए चल के हम आगे इन शब्दों को देखते हैं, समझते हैं। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम इन इंडिया हैज टू मेन टाइप ऑफ स्कीम फॉर बिजनेस बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर एंड ऑपरेशनल नीड। बिजनेस के टर्नओवर और ऑपरेशनल नीड के अनुसार कोई भी बिजनेसमैन दो जीएसटी स्कीम हैं, जो रेगुलर जीएसटी स्कीम और कंपोजिशन जीएसटी स्कीम, इनमें से कोई भी जीएसटी स्कीम सेलेक्ट कर सकता है। इन दोनों जीएसटी स्कीम में क्या डिफरेंस है, इसे हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। एलिजिबिलिटी: कौन रेगुलर जीएसटी स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन कंपोजिशन जीएसटी स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी हम देखते हैं। रेगुलर जीएसटी स्कीम अवेलेबल टू ऑल बिजनेस एंड सर्विस प्रोवाइडर, यानी रेगुलर जीएसटी स्कीम ऑल बिजनेस और ऑल सर्विस प्रोवाइडर करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन इसमें, रेगुलर जीएसटी स्कीम में। कंपोजिशन जीएसटी स्कीम रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल टैक्स पेयर विथ ए टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, स्पेसिफिक स्टेट जिसका नाम जीएसटी पोर्टल में है अप टू 75 लाख, यानी जो स्मॉल टैक्स पेयर है जिनके बिजनेस या सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं उसका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक है, या स्पेसिफिक स्टेट में जो बिजनेस करता है टैक्स पेयर, उसका वार्षिक बिजनेस का वार्षिक टर्नओवर 75 लाख तक है, तो वह कंपोजिशन जीएसटी स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अगर उसके बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक हो, या वह उसके स्पेसिफिक स्टेट में जो बिजनेस करता है उसका वार्षिक टर्नओवर 75 लाख से अधिक है, तो वह कंपोजिशन जीएसटी स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। टैक्स रेट वेरियस बेस्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस 5%, 12%, 18%, 28%। जो रेगुलर जीएसटी स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराता है उसको जो टैक्स रेट यानी जो उसे टैक्स भरना पड़ेगा वह प्रोडक्ट और सर्विस के अनुसार, जैसे कि 5%, 12%, 18% और 28%। जबकि कंपोजिशन जीएसटी स्कीम में जो फिक्स लोअर रेट्स के अनुसार टैक्स भरना पड़ेगा, यह है 1% to 6%। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, जो रेगुलर जीएसटी स्कीम के तहत जो व्यक्ति या जो बिजनेसमैन रेगुलर जीएसटी स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराता है, उसमें एक अच्छी बात यह है कि अलाउड फॉर टैक्स पेड ऑन क्रेडिट, यानी उसे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है। यदि वो कोई चीज़ परचेस करता है तो उसमें वह जब जीएसटी देता है और जब वह सेल्स करता है तो उस पर जो वह जीएसटी लेता है, उसका जो है ना परचेस पर जो वह जीएसटी देता है उसका वह इनपुट क्रेडिट जब टैक्स भरेगा तो उस समय वह ले सकता है। यह रेगुलर जीएसटी स्कीम में अच्छी बात है, जबकि कंपोजिशन जीएसटी स्कीम में यह अलाउड नहीं है। कॉम्प्लियंस मंथली एंड एनुअल जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी R1, जीएसटी R3B, इट्स
जो रेगुलर जीएसटी स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको मंथली और एक एनुअल जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जबकि कंपोजिशन जीएसटी स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न्स एंड एनुअल रिटर्न्स यानी क्वार्टरली रिटर्न और एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इंटर स्टेट सेल्स, रेगुलर जीएसटी स्कीम अलाउड, कंपोजिशन जीएसटी स्कीम नॉट अलाउड, रिस्ट्रिक्टेड टू इंटर स्टेट सेल्स। यानी अगर दूसरे स्टेट में सेल्स वगैरह करना है, अगर प्रोडक्ट का या सर्विस का सेल करना है तो रेगुलर जीएसटी स्कीम में यह अलाउड है, जबकि कंपोजिशन जीएसटी स्कीम में यह नॉट अलाउड है। एप्लीकेबिलिटी, suitable for medium and large business are those with interstate operation। जो रेगुलर जीएसटी स्कीम है वह सुटेबल मीडियम और लार्ज बिजनेस के लिए है, और जो इंटर स्टेट यानी दूसरे स्टेट में भी बिजनेस ऑपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर जीएसटी स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करना अच्छा रहता है। दूसरा है कंपोजिशन जीएसटी स्कीम, सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस लुकिंग फॉर रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस। यानी जीएसटी के जो छोटे बिजनेस हैं जो ज़्यादा फोकस जीएसटी के जो रिटर्न्स भरना या जो भी चीज़ें हैं जीएसटी से रिलेटेड उस पर उसको कम रखना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन है ना, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है कंपोजिशन जीएसटी स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराना। टैक्स कलेक्शन, जीएसटी इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर एंड पेड टू द गवर्नमेंट। जो रेगुलर जीएसटी स्कीम है उसमें जो जीएसटी जो बिजनेस करता है उसको कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करने और उसे गवर्नमेंट को पेड करने का अधिकार है, जबकि कंपोजिशन जीएसटी स्कीम के तहत जो रजिस्ट्रेशन करते हैं बिजनेस का है ना, वो जीएसटी इज नॉट अलाउड फॉर कस्टमर, टैक्स इज पेड फ्रॉम द बिजनेस ओन फंड। यानी वह जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता है और उसे टैक्स पेड उसके बिजनेस के ओन फंड से करना पड़ता है। दोस्तों, अब जो दूसरा की टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी हम देखेंगे, हम समझेंगे, वह है जीएसटी रिपोर्ट। ए जीएसटी रिपोर्ट आर रिटन इज ए समरी ऑफ द जीएसटी यू हैव कलेक्टेड एंड पेड। इट इज ए कंसोलिडेशन ऑफ all the monthly or quarterly returns filed during the financial year। दोस्तों, किसी भी बिजनेसमैन या सर्विस प्रोवाइडर को किसी फाइनेंशियल ईयर में जो जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है, रिटर्न भरना पड़ता है, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं। पहला है GSTR1। दिस इज ए डॉक्यूमेंट दैट एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर मस्ट फाइल मंथली और क्वार्टरली। इट इंक्लूड डिटेल ऑफ ऑल सेल्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। यानी किसी भी टैक्स पीरियड में कोई भी बिजनेसमैन या किसी भी बिजनेस में जो भी सामान सेल किया जाता है या सप्लाई किया जाता है किसी दूसरे कंपनी को, चाहे वह गुड्स हो या सर्विस हो, तो उसको GSTR1 के थ्रू फाइल किया जाता है, रिटर्न भरा जाता है। GSTR2A, दिस इज एन ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंट शोइंग ऑल योर परचेसेस फॉर ए मंथ। It is created based on their detail provided by your suppliers in their returns। जब भी कोई कंपनी कोई गुड्स या सर्विस सेल या सप्लाई किसी दूसरे कंपनी को करती है जो कि उसकी कस्टमर कंपनी कहलाएगी, तो जो सप्लायर कंपनी जब गुड्स या सर्विस को सेल कर देती है उसके बाद वह रिटर्न फाइल करती है जिसमें वह पूरा डिटेल
देती है कि उसने कौन कौन से गुड्स या सर्विस को कस्टमर कंपनी को सप्लाई किया है। उसी डिटेल के बेस पर एक डॉक्यूमेंट ऑटो जनरेटेड होता है, जिसमें कस्टमर कंपनी ने क्या क्या परचेस किया है वह रिफ्लेक्ट होने लगता है। इस डॉक्यूमेंट को GSTR-2A कहा जाता है। यानी GSTR-1 जब सप्लायर कंपनी देती है कि हमने यह गुड्स कस्टमर कंपनी को सेल या सप्लाई किया है, तो जो उस बताती है कि यह गुड्स एंड सप्लाई हमने किया है, तो उसी के बेस में एक दूसरा डॉक्यूमेंट GSTR-2A जनरेट होता है, जिसमें यह रिफ्लेक्ट होने लगता है कि कस्टमर कंपनी ने यह गुड्स या सर्विस परचेस किया है। GSTR-2B, this is an automatically generated statement showing the input tax credit available to you. It is based on the details submitted by your supplier in their returns. जब भी सप्लायर, जैसा कि हमने बताया, जब भी सप्लायर जो गुड्स एंड सर्विस जो सप्लाई करता है, सेल करता है, और उसके बाद वह जब रिटर्न फाइल करता है ना, तो उसी रिटर्न के बेस पर जो वो डिटेल भरता है, उससे इन ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कस्टमर कंपनी को मिलेगा वह रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसी डॉक्यूमेंट को GSTR-2B कहते हैं, जो कि ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कस्टमर कंपनी को मिलने वाला है वह दिखने लगता है। यह तब दिखता है जब सप्लायर जो भी गुड्स एंड सर्विस जो सेल या सप्लाई कर रहा है कस्टमर को, वो उसका डिटेल वह भरता है, तो उससे फिर कस्टमर कंपनी को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है वह शो करने लगता है, दिखने लगता है। GSTR-3B, this is a simplified return where taxpayer report a summary of their sales, input tax credit and net tax payable for a tax period. Every registered taxpayer must file it monthly or quarterly to declare and pay their GST liabilities. यानी इसका मतलब सीधा सिंपल से यह है कि टैक्स पेयर जो भी है, कोई बिजनेस जो चलाता हो, सर्विस देता हो, वह कितना सेल किया है, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है उसको, और कितना नेट टैक्स पेएबल है उसके लिए, किसी भी टैक्स पीरियड में कितना उसे टैक्स देना है, ये सारा चीज़ें वह फिल करता है, देता है, बताता है। एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उसको मंथली या क्वार्टरली जो भी नियम है उसके अनुसार उसको डिक्लेयर करना पड़ता है अपनी GST लाइबिलिटीज़, यानी जो उसे देना है, पे करना है, उसके बारे में सारा डिटेल उसे देना पड़ता है। अब अगला की टर्म्स है जो कि GST से रिलेटेड है, वह है HSN एंड SAC कोड। In the context of GST, HSN and SAC codes are used to classify goods and service for taxation purpose. This help in identifying the nature of the goods or service being traded and are essential for the correct application of GST rates. दोस्तों, HSN कोड और SAC कोड की आवश्यकता क्यों होती है, इसे हम एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो किसी भी कंट्री में, चाहे एग्जांपल इंडिया में, कोई बिजनेसमैन है, कोई गुड्स या सर्विस, जैसे गुड्स यानी जैसे प्लास्टिक के बॉक्स को एक्सपोर्ट करता है, बिजनेस करता है किसी दूसरे कंट्री में सेल करने के लिए, है ना। तो यहाँ तो सब जानते हैं कि प्लास्टिक के बॉक्स क्या होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे कंट्री में, चाहे वो चाइना में हो, उसे प्लास्टिक के बॉक्स ही कहेंगे। वहाँ उस चीज़ का नाम कुछ दूसरा भी हो सकता है। यानी भारत में किसी भी चीज़ का, जैसे
तकिया है, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ भी दूसरे लैंग्वेज दूसरे कंट्री में उसे उसी तकिया ही बोलते हो, है ना। तो यहाँ एक वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे जो बिजनेस को देखती है ना, उसने एक इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक HSN कोड कॉन्सेप्ट किया हुआ है। HSN कोड यानी हर चीज़ का हर जैसे तकिया का है उसका एक अलग HSN कोड बना दिया है, और ये HSN कोड सबके लिए समान होता है, सभी कंट्री के लिए। तो हम जैसे यहाँ कोई बिजनेस कर रहा है, वह कोई जैसे प्रोडक्ट सेल करता है तो उसका वो एक HSN कोड बताता है। तो दूसरे कंट्री वाले जब उस HSN कोड को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यह कौन सा प्रोडक्ट है। यानी प्रोडक्ट या सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोड बनाया गया है, जिसे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये सब चीज़ें अप्रूव्ड किया गया है। और तो HSN कोड SAC कोड सर्विस के लिए रहता है। सर्विस कौन सी सर्विस दे रहे हैं उसका एक SAC कोड बना दिया गया है, तो उससे हर कंट्री के लोग समझ सकें कि ये क्या चीज़ है या क्या सर्विस है, क्योंकि हर देश में हर चीज़ का नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ तकिया बोलते हैं, चाइना में उसका नाम दूसरा हो, किसी और कंट्री में कुछ और हो, तो ऐसे में तो समझ नहीं पाएंगे। तो समझने के लिए के पर्पज़ से प्रोडक्ट या सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए HSN कोड और SAC कोड बनाया गया है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इसके बारे में। हम आगे इसका देखते हैं, थोड़ा इसका समझ लेते हैं। HSN कोड डेफिनेशन है, दी HSN कोड इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्ट सिस्टम फॉर क्लासीफाइंग गुड्स। It is a 6-digit code developed by the World Customs Organization to standardize the identification of product for international trade। यानी इंटरनेशनल ट्रेड, वही जो मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल ट्रेड एक कंट्री से कोई सामान को दूसरे कंट्री में ट्रेड करना, एक्सपोर्ट करना, यानी बिजनेस करना, उसके लिए बनाया गया है। ये 6 डिजिट का कोड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव्ड किया हुआ है, जिससे पता चल सके कि एक देश में जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, उसको दूसरे भी कंट्री में वो समझ सकें कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि वहाँ उसका कुछ दूसरा नाम होगा, है ना। तो ये आइडेंटिफाई कर सकें गुड्स को कि क्या चीज़ का है। उसके लिए सेम HSN नंबर इस देश के लिए भी सेम रहेगा, HSN नंबर उसी चीज़ उस प्रोडक्ट का उस देश में भी सेम रहेगा, तो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन सा गुड्स है। उसके बाद स्ट्रक्चर, दी HSN कोड इज कंसिस्ट ऑफ 6 डिजिट, थ्रू एडिशनल डिजिट कैन बी एडेड बाई कंट्री फॉर मोर डिटेल क्लासिफिकेशन। इन इंडिया फॉर क्लैरिटी कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी हैव एडेड 2 एक्स्ट्रा डिजिट रिजल्टिंग इन 8 डिजिट्स इन द डिफाइंड HSN कोड इन इंडिया। इसमें है कि 6 डिजिट तो है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रूव्ड है कि 6 डिजिट का होना चाहिए। इसके साथ ही कोई भी कंट्री उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए और क्लियर करने के लिए कि क्या प्रोडक्ट है, 2 एक्स्ट्रा यानी कुछ और ही भी डिजिट ऐड कर सकती है 6 के अलावा, 6 से आगे 7, 8 ऐसे करके। तो भारत में कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ने अथॉरिटी हैव 2 एक्स्ट्रा डिजिट ऐड कर लिया है। तो इस प्रकार से 6 तो जो यूनिक रहेगा सब कंट्री के लिए वो तो रहेगा, इसके साथ 2 और डिजिट भारत में ऐड कर दिया गया है, जिससे और क्लारीफाई हो कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है। उसके लिए 8 डिजिट का, 6 के अलावा 2 जोड़ के 8 डिजिट का HSN कोड बनाया गया है। SAC कोड्स, सर्विस अकाउंटिंग कोड definition, the SAC code is used for classifying services under GST. Unlike the HSN code for goods, SAC codes are used for identifying services। वही जो हमने बताया कि जैसे HSN कोड गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से SAC कोड सर्विस, कौन सी सर्विस दी जा रही है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है।
structure. SAC code are also numeric and generally consist of 4 digit. These codes categorize services for taxation and simplifying the application of GST. इसका ये है कि SAC कोड का जो स्ट्रक्चर रहता है वह 4 डिजिट का रहता है, जो कि टैक्सेशन और सिंप्लीफाई द एप्लीकेशन को सरल भाषा में समझने के लिए जीएसटी में इसका 4 डिजिट का इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब एक और की टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी को हम देखते हैं, वह है ई वे बिल। एन ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक्स वे बिल, इज ए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स वर्थ मोर देन 50,000 within India. It is generated online through the GST portal or app and contains details about the goods, their value, the transporter and the parties involved, supplier and recipient. इसका मतलब ये है कि ई वे बिल, जब भी कोई गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है जिसकी और गुड्स की वैल्यू 50,000 है, तो एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, या ई वे बिल ऑनलाइन थ्रू जीएसटी पोर्टल या ऐप के थ्रू जनरेट हो जाता है, जिससे सारी जानकारी गुड्स के बारे में, वैल्यू, किसको भेज रहे हैं, कौन ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर है, कौन किसको भेजा, ये सारी जानकारी ई वे बिल के थ्रू पता चल जाती है। It helps the government track the movements of goods and ensure proper tax are paid. इससे पता चल जाता है गवर्नमेंट को कि कौन सा सामान किसके पास जा रहा है, तो वो ट्रैक कर सकें, टैक्सेस वगैरह ये सब चीज़ें वो ट्रैक कर सकें। तो ये है एक ई वे बिल का थोड़ा सा डेफिनेशन। अब मैं यहाँ थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, जिससे आपको जब इस जीएसटी के जब एंट्री आप जब टेली प्राइम में करेंगे तो आपको समझ सके, आप थोड़ा समझ सके कि क्या चीज़ है ये। आप इन सब चीज़ों के बारे में, ये की टर्म्स के बारे में और अधिक जानकारी गूगल में सर्च करके भी पूरा कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कुछ जीएसटी से रिलेटेड की टर्म्स के बारे में बताया है, जो कि हम आगे जब टेली प्राइम में एंट्री करेंगे जीएसटी का, तो आप वहाँ देखेंगे ये की टर्म्स। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।